Namaskar. Welcome to our podcast Unschooling. Today we have Miss Simrit Kaur with us. सिमरत कौर आप जी टीवी के डांस इंडिया डांस के फाइनल कंटेस्टेंट में रहे हैं। राजस्थान विमेन अचीवमेंट अवार्ड भी आपने पाया है। एज ए टीचर डांसर बड़ी खूबसूरत जर्नी आपकी अब तक रही, तो हम आपकी जर्नी से ही शुरू करते हैं। कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई एक मदर, टीचर और डांसर की? नमस्कार, थैंक यू फॉर द इनवाइट सर। थैंक यू सर, एक्चुअली मेरा बचपन से ही बहुत शौक रहा है डांसिंग में करियर बनाने का, और मुझे क्रिएटिविटी करने में बहुत इंटरेस्ट रहा, और कुछ फैमिली सपोर्ट रहा और कुछ खुद से सीखा। आगे आगे बढ़ते गए जैसे जैसे जर्नी बढ़ती गई, और सबको इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो एजुकेशन इट मीन्स लाइक दैट कि मैथमेटिक्स लेना है या इस तरह से करना है। तो मैं जैसे जैसे करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और फिर धीरे धीरे जब मैं एजुकेशन फील्ड में आई तो वहाँ पे सब्जेक्ट मैंने देखा, और बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कथक। तो जैसे अपन बात कर रहे थे, पंजाब के एक छोटे से गांव से आप आते हैं। जी गांव में तो माहौल मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। क्या आपको याद आता है कि किस उम्र में आपको ये लगा था कि ये डांस वाला फील्ड मेरे लिए है? एक्चुअली सर, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। मेरे चाचा थे गाँव में, एंड ही वाज अ भांगड़ा नॉन डांसर। तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाते थे। तो जब उन्होंने सिखाना शुरू किया और मैंने स्कूल्स में परफॉर्म करना शुरू किया, मुझे है मेमोरी थोड़ी याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी स्कूल में परफॉर्म किया था, भांगड़ा उन्होंने सिखाया था। और फिर टीवी जो सिनेमा था, सिनेमा का काफ़ी इम्पैक्ट था। तो जब कंपटीशन सामने आता था तो ऐसे देखते थे, इसमें क्या बात है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आई थिंक आई स्टार्टेड द जर्नी विद मुकाबला सॉन्ग ऑल्सो। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एडमायर भी किया, बहुत लोगों से सीखा, और इसी तरह से आगे आगे बढ़ते गए। सर, गांव की लाइफ में तो बहुत मुश्किल था, मतलब, और समझाया भी नहीं जा सकता। आई थिंक पेरेंट्स को भी नहीं पता होता बच्चा किस दिशा में जा रहा है। तो बस ऐसे सीखते गए जर्नी में। तो कहीं चाचा का रोल रहा इस यात्रा को शुरू करने में? बिल्कुल। यात्रा शुरू होने के बाद में इस पैशन से जो कनेक्ट है वो कब फील हुआ कि हाँ, आई एम बोर्न फॉर दिस थिंग? सर, मम्मा का ड्रीम था। मम्मा वाज अ गुड सिंगर, अभी भी हैं। तो उनको था कि जब वो बताती हैं मुझे कि मुझे था कि मेरा बच्चा जो आए वो डांसिंग, उसमें डांसिंग का कुछ पैशन हो या डांसिंग एक्टिविटी हो। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और कॉलेज में भी, स्कूल में भी फंक्शंस में करते रहना, और हमेशा वो मेरी छोटी-छोटी चीज़ों पे, एक्सप्रेशन स्किल्स पे काम करती थी, ये गाना करो, वो गाना करो। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। इवन माय ब्रदर आल्सो, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और शायद वो लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज आई थिंक इस मुकाम पे हूँ। जी। लेकिन पेरेंटल सपोर्ट के बाद में भी मैं ये मानता हूँ कि ये यात्रा संघर्षपूर्ण तो है। तो कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जहाँ पे सेल्फ डाउट आया हो कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? बिल्कुल सर, संघर्ष तो सर आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जब मैं यूनिवर्सिटी में थी स्पेशली, और मतलब कॉलेज मेरा हो गया था और यूनिवर्सिटी में गई, तो ऐसा था कि कथक में मुझे किसी गुरु से सीखना है और परंपरागत तरीके से सीखना है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो किसी ने गाइड किया कि वहाँ पे कोई गुरुजी हैं, वो ऐसे सिखाते हैं। पर जब मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका देहांत हो चुका था, और फिर मैं जो भी वहाँ पे प्रोफेसर्स थे, जो भी थे, उनके साथ वहाँ से सीखना शुरू किया। लेकिन क्योंकि कथक डांसर के लिए एक बड़ा होता है, क्योंकि एजुकेशनली चीज़ सीखना और परंपरागत तरीके से सीखना जो घरानेदार होती है,
उसमें बहुत फर्क हो जाता है सर। और इसमें भी डीप स्टडी है। और बोलो, जो हम बोलते हैं, जो भी चीज़ हम बोलते हैं तालों में पिरोई हुई चीज़ होती है, तो उसमें कॉन्फिडेंस होना वो बहुत बड़ी बात होती है सर। तो कहीं कहीं डांसर्स उसमें कॉन्फिडेंस खो जाते हैं। तो आई थिंक ये निरंतर प्रयास है। और मुझे उसी चीज़ में थोड़ा डाउट होता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, कि इतना कुछ है, अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो समटाइम्स आई फील अलोन कि लेकिन फिर खड़े हो जाते थे कि नहीं, करना है, किसी तरह से करना है। फिर वहीं पे मुझे लखनऊ घराने में मेरी गुरु डॉक्टर दीपान्विता सिंह रॉय मिली, और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उनके साथ ही मेरी जर्नी जो थी, उनके साथ ही मतलब पड़ाव जो था बढ़ता गया आगे के आगे, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो वेस्टर्न डांस, बॉलीवुड डांस और उससे फिर कथक। जी। तो कथक के लिए जो इंटरेस्ट था वो नेचुरल था, या आपको ये लगा कि इस चीज की डिमांड है इसलिए मेरे को ये करना चाहिए? वो विचार कैसे आया आपके? सर स्टार्ट तो भंगड़े से किया था। और स्कूल्स में, कॉलेजेस में वेस्टर्न डांस भी किए, और सब कुछ किया। आई थिंक मैंने कोई भी डांस स्टाइल नहीं छोड़ा। और कंटेम्प में भी हाथ आजमाया। क्रिएटिविटी करना एक मतलब खुद से होता था कि नहीं, चलो इसको इस तरह से करते हैं। लेकिन कथक के साथ जो लगाव था वो थोड़ा अलग था। उसमें बहुत पीस और नेचर से जुड़ा हुआ एक डांस है ये, और इंडियन शास्त्रीय कलाओं में से एक है। तो मुझे एक प्यार सा हो गया इसके साथ। तो एक किस तरह से उनका रहना है, कैसे वो उठते बैठते हैं, कैसे वो बात करते हैं जो हमारे गुरुजन हैं, और किस तरह से वो अपनी दिनचर्या को किस तरह से व्यतीत करते हैं, और किस तरह से वो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। सो वो जो चीज़ थी, आई थिंक मैं उसी से सीखती गई और उसी से मोटिवेट भी होती गई। और कभी-कभी ऐसे भी लगा मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ऐसा डाउट भी आया। बट सर आई थिंक सीखना भी एक कला है, तो ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। तो स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम गुरु पंडित दिव्यांग विकील जी। उनसे मैं अभी भी सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ जी। हाँ, हम दो चीजें आपकी इस कन्वर्सेशन से मैं रिलेट कर सकता हूँ कि यू आर वेरी लोनली ऑन द टॉप जब भी आप कुछ भी नया करते हैं तो। और दूसरा लर्निंग जो है वो तो कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल जर्नी है। बिल्कुल। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे अनकन्वेंशनल अगर करियर की तरफ हम जाते हैं तो चारों तरफ से सोसाइटल प्रेशर भी एक अलग तरीके का होता है। एग्जैक्टली सर। तो ऐसी कोई घटना याद है जहाँ पे आपको वो प्रेशर फील करना पड़ा और कहीं ये लगा कि यार ये कहाँ आ गए और चारों तरफ से कुछ अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं? बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं जब मैं स्टेज पे होती थी, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं क्या बोल रही हूँ, लोग इसको सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। जिन्होंने सुना, जिन्होंने समझा, उन्होंने साथ दिया। वो समझते हैं कि एक आर्टिस्ट की फील क्या होती है। और जब अकेलापन महसूस हुआ कि अभी बस, अभी खत्म है, ऐसा भी फेस आया। स्टिल आई एम फाइटिंग विद दैट बिकॉज फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, और सेविंग्स है, बच्चा है, तो पीछे से मम्मी का कहना है ये क्यों करना है, अब क्यों करना है, अब क्या है, क्यों नहीं करना है। सो अगर हम करेंगे नहीं तो फिर आगे भी कैसे बढ़ेंगे। सो आई फील दैट कि सोसाइटी दोनों तरफ होती है, और दोनों चीजें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। और नेगेटिव है तो वो आपके हाथ में है कि आपको कैसे उसको हैंडल करना है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल आपका उस फेज में है जब तक आपने कुछ करके दिखाया नहीं है। एक बार आपने करके दिखा दिया तो फिर वो ही लोग जो आपके खिलाफ खड़े थे वो आपके साथ भी खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर। आप एक मदर भी हैं जी। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं?
कभी कभी ऐसा गिल्ट भी आता होगा कि मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली स्टिल आई एम फाइटिंग विद दिस तो घर में भी यही कन्वर्सेशन होती है एंड मैं मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनको बोलती हूँ कि भैया पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इसको पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ इसके लिए, इसका खाना एग्जैक्टली टाइम पे हो और मैं अपना टाइम पीरियड संभाल सकूँ। पापा हैं, ओल्ड एज हैं, कितना कुछ करने को है, तो मतलब कभी-कभी ऐसे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो कोई बोलता है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी संभालो, आप अपने आप को संभालो। तो एक मदर का जो एक हार्ट होता है ना, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है सर, सीरियसली मैं बोलूँ। तो आई थिंक कि दुनिया भर की जितनी भी मतलब लेडीज़ हैं या मदर्स हैं, फीमेल्स हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। क्योंकि कभी-कभी हम हथियार छोड़ देते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा फिर। तो ये जो छूटने का डर है ना, ये बहुत कॉन्टिन्यूअस है और पिछले 20 साल में जब मैं स्कूल चला रहा हूँ तो 80-90% मेरा फीमेल स्टाफ है और मैं तो ये मानता हूँ, हमेशा मेरे मन में एक ऊंचे दर्जे का भाव है सारी महिलाओं के लिए कि दे आर रियल हीरो ऑफ आवर सोसाइटी। सुबह 5 बजे उठना, खाना बनाना, सबके टिफिन पैक करना, प्रोफेशनल लाइफ उठनी और फिर जो सोशल रिचुअल्स हैं उसमें भी पार्टिसिपेशन फीमेल्स का पूरा है। तो आप वाली जो पीढ़ी है वो उसको पीछे का भी वो छोड़ नहीं पाई और आगे का उसको पकड़ना है और इन दोनों के बीच में जो इसको बैलेंस करने का संघर्ष है वो वाकई ज्यादा है और आप लोग इसको बखूबी कर पा रहे हैं। तो मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप जैसे लोगों का जो अपने पैशन को, प्रोफेशन को अलाइन करके आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं। आपका डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ की क्या लर्निंग रही? सो टफ। पीछे का जो स्ट्रगल है आई थिंक टीवी पे आना, आई थिंक हर एक आर्टिस्ट के लिए, एक डांसर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक ख्वाब भी होता है। तो आफ्टर मैरिज ये सोचना कि मैं वहां पे जा सकती हूँ, मुझे पता नहीं मैं कैसे गई लड़के गई या ये सोच रही थी कि मैं कर लूंगी, हो जाएगा, मैं कर लूंगी, बिलीव करो मैं कर लूंगी, घर में ये चीज क्रिएट करना तू कर भी लेगी, अरे हाँ मैं कर लूंगी। फिर ऐसे सोचा नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बिकॉज आपकी जर्नी कुछ और है और जब आप टीवी की दुनिया में जाते हो वहां पे बहुत कंपटीशन है सर। वहां पे आपसे भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, कोई भी आर्टिस्ट सब अपनी अपनी जगह पे हैं, बट वहाँ पे जो आपकी, अगर मैं एज उससे बात करूँ तो छोटे भी हैं जो हमें सिखाते हैं, दे आर सो क्रिएटिव एंड इतना पुश करते हैं वो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। पीछे का जो रेस्टलेस फेस है ऑडियंस वो नहीं जानती, क्योंकि उनको ये पता है कि टीवी पे आ गए, ओ वाओ, क्योंकि उनको देख के लगता है अरे इसने ये चीज ठीक नहीं करी, अरे नहीं ये नहीं। लेकिन जो प्रेशर होता है, वो स्ट्रगल जो होती है, आपको नींद नहीं आती है, आपका खाना प्रॉपर नहीं हो रहा है और हर वक्त कोरियोग्राफी घूम रही है और एक डर पैदा हो जाता है कि कैसा कैसे लगूंगी मैं, किस तरह से मेरा कैसा जाएगा, वो जो प्रेशर होता है, आई थिंक दैट इज टू मच सर। आपने उसको कैसे हैंडल किया? आई डोंट नो, कैसे समझाते थे आप? आई थिंक मेरे कोरियोग्राफर ने मुझे बहुत पुश किया। एक बार तो वो भी ऐसे हो गया था कि क्या हो रहा है आपको, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप इस तरह से, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बॉडी को पुश कर रही हूँ। आई थिंक फिजिकली हेल्थ मेंटेन रखना बहुत जरूरी है और मैं आई थिंक उस टाइम पे मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर था सर, मैं फैमिली में भी थी और हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, तो मैं नहीं रख पाई थी, बट मैं चली गई
मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, लेट्स डू इट। सो बस वो हो गया जैसे भी करके। अब लोगों ने क्या देखा क्या नहीं देखा उसके बारे में नहीं सोचा बस अपने पैशन को फॉलो किया और वहां तक पहुंच गए, एंड इट वाज रियली सो नाइस। और उन्होंने चैनल में भी बहुत सारा, मतलब इतना इतना वो लोग हार्डवर्क करते हैं, पीछे की जो स्टोरी है वो कोई भी नहीं जानता है कि ऐसे ही आर्टिस्ट बन जाना। आई थिंक it's a huge thing. So the message you gave to your mind was just do it. Yes. Go ahead. You will kill it. भेज जाओ बस कर लेंगे कर लेंगे बस। वो एक जो शुरू से रहा है मुझ में। Great. और आई थिंक मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि तू कर लेगी तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो टेंशन मत लेना। तो मैंने कहा ठीक है, बट आई थिंक मैंने टेंशन ले ली थी क्योंकि ऐसे होने लगा था कि मैं पूरा 100% दे नहीं पाई। आई फील आई एम अ फेलियर। फिर अपने आप को वापस से उठाना, उस चीज से निकलना, आई थिंक उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है सर समझने में। और अभी भी मुझे बोलते तू क्या सोचती रहती है, तो मैंने कहा कि मैं सोच रही थी मैं कहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव दैट। तो अगर मुझे वापस कहीं मौका मिलता है तो मैं वापस उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहती। तो अगर मैंने वहाँ पे इतना स्ट्रगल करके, और मैं ऐसे बेझिझक होती थी, मैं एंकरिंग भी कर लेती हूँ, मैं ऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, पर वहाँ पे जाके एग्जैक्टली जो फेस मैंने देखा कि यहाँ तो सब टैलेंटेड हैं, सब बड़े से बड़े आर्टिस्ट हैं, तो इनके बीच में जाके अपनी एक जगह बनाना, That's so difficult. Understand. तो शो करने के बाद जब वापस आप सीकर आए तो परिवार में या समाज में आपने अपने प्रति कोई बदलाव देखा, महसूस किया? सर वो तो वो तो आई थिंक हर आर्टिस्ट को फेस करना पड़ता है। मुझे ऐसे लगता है, बिकॉज एक चेहरा जब पब्लिक के सामने आ जाता है आपका, और घर पे आप कैसे हो, आपका सोसाइटी में बातचीत करने का तरीका कैसा है, उस पर बहुत मैटर करता है। और जो लोग बोलते भी थे आपने वहाँ पे ऐसे क्यों बोला, बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ क्रिएटिव, क्योंकि चैनल का काम चैनल जानता है सर, हम नहीं जानते, क्योंकि वो लोगों को जो दिखता है वो वही सच मानते हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक कि मैं बहुत पैशनेट थी अपने फील्ड को लेके, और जब लोगों को अब फेस करना पड़ता है, समटाइम्स आई फील कि ये मुझे उसी नज़र से देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे अभी तक दिक्कत आती है, बट हैंडल कर लेती हूँ। ये एक आर्टिस्ट की जर्नी है, वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बनता है, वो उसके लिए सबसे टफ है। जब हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो एक ऑर्डिनरी लाइफ से रातों रात हम हीरो बन गए, बिल्कुल, और फिर वो जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है उसको मेंटेन करने के लिए अलग तरीके के संघर्ष करने हैं। तो सहज भाव से आगे बढ़ते रहना और उस सफलता को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी आर्टिस्ट की आ जाती है। ना चाहते हुए भी आपके चारों तरफ के लोग आपको वो फील करवाते हैं कि यस यू आर समथिंग। बहुत बहुत सर, मैंने तो बहुत फील किया। और आई थिंक जब मैं कुछ नहीं थी, देन सिमरत जी, और जब मैं कुछ बनी, मतलब मैं नहीं कहूँगी, अभी भी मेरा चल रहा है संघर्ष। और जब मैं टीवी पे गई और ऐसा भी सोचा कि अरे ये तो हमारे साथ थी, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आने लगे, अरे ये, अरे वाह तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं जानती भी नहीं, ऐसे ऐसे पीछे के लोग थे जो कॉल करने लगे थे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट मैं स्टिल आई एम फाइटिंग विद माई स्पिरिट कि डटे रहो, खड़े रहो, संघर्ष है जिंदगी का, करना है। तो फैमिली को भी बैलेंस रखते हुए, सोसाइटी को भी संभालते हुए, अपने आप को भी संभालते हुए। तो मैंने कुछ रील्स आपकी कपिल के साथ देखी हैं डांस की, और यू
डू इट वेरी ब्यूटीफुली, और आप ब्लेंड भी करते हो आप बॉलीवुड को कथक के साथ। जी तो इन सारी चीजों में व्हाट इज वेरी नियर टू योर हार्ट, कथक, कॉन्टेम्परेरी, बॉलीवुड, व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट? तो आई थिंक मैं सब कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सभी को एंजॉय किया है। कथक तो मैंने एजुकेशनली लिया अपनी जर्नी में। मैं अभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम द मास्टर इन दैट। मेरे से बड़े गुरुजन बहुत बैठे हैं, और मैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें के ऊपर काम करती हूँ कि चलो बेसिक स्किल्स के ऊपर ही काम किया जाए। बच्चों तो बेसिक स्किल्स ही क्योंकि आई थिंक जो बेसिक होता है ना, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप आगे बड़ा कुछ नहीं कर सकते। फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी ऊपर अच्छी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो अब इतना टाइम हो गया है करते हुए, तो अभी भी मैं उसी चीज पे फोकस करती हूँ कि अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो उसको ऐसा भी ना हो कि लोगों तक कुछ गलत मैसेज जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर कथक करना है। इवन आई एम ऑल्सो इन द सोसाइटी। तो मुझे भी एक टाइम पे लगा था कि क्या बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर क्यों करना है, और फिर ऐसे लगा हम भी तो यही कर करके सीखे हैं कि स्कूल में बच्चों को यही तो सिखाया है, एंड पीपल आर एंजॉयिंग दिस, सो लेट्स चेंज आवर थिंकिंग कि ठीक है, अगर बॉलीवुड सॉन्ग के ऊपर आपको अच्छा लग रहा है, बट सर उसमें क्या हो जाता है कि आप छोटे बच्चे को जब आप सिखा रहे हो, उसके अंदर भाव कैसा पैदा होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप मैच्योर हो, आप सोसाइटी में उस बच्चों आप गाना कर रहे हो मोहे रंग दो लाल, सो बच्चे को किस तरह से आप बताओगे, उसको इंटरप्रेट कैसे करेगा बच्चा, आप उसको कैसे ये सेंस पास ऑन करोगे, ये भी एक नया चैलेंज हो जाता है। तो अब हर वक्त आप प्रिया प्रीतम की तो बात करोगे नहीं, बच्चे को वो भाव नहीं समझ में आएगा, तो वो दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज, टफ है, वेरी टफ। और मैं किस तरह से अपना भाव प्रकट करती हूँ, अगर मैं जब कोई गाना चूज करूँ, तो अगर मुझे गॉड के लिए प्रेजेंट करना है तो फिर मेरा भाव वैसा हो जाता है। और अगर मुझे कुछ मतलब हस्बैंड से रिलेटेड ले लो या किसी भी पर्सनालिटी से रिलेटेड ले लो, तो वो भाव वैसा हो जाता है। तो बस इसी में थोड़ा सा समझने की जरूरत है पेरेंट्स को भी, आई थिंक। तो आपने कहा कि भाव बदलते रहते हैं, और कभी ऐसे भाव आए जहाँ पे आहा मोमेंट्स क्रिएट हुए, यू आर कनेक्टेड टू द हायर, बहुत बार, and you are lost? सर एक्चुअली आई एम वेरी मैं बहुत डिवोशनल हूँ। ओके। और मैं जब डांस करती हूँ तो मैं खो जाती हूँ, और आई थिंक रियल वही है, जब आप खो के नाचते हो, आपको कोई होश नहीं होता कि कितने लोग बैठे हैं कितने नहीं हैं, तो वो अपनी एक मस्ती है, ट्रांस वाला फेज है, वो है। वो मेरे साथ फील हुआ मुझे जब मैं सीधी कनेक्ट हो गई, ऐसे लगा कि बस अब यही है जो है। लेकिन वहां से फिर वापस आना और संसार में भी उस तरह से, और एक बार उसको अनुभव कर लो तो अंदर से फिर वापस वहां जाने की इच्छा भी होती है। बिल्कुल होती है। हाँ। बिल्कुल होती है। और कभी उस एक्सपीरियंस की क्रेविंग्स भी होती हैं, बहुत होती हैं सर, बहुत होती हैं। तो मैं स्पिरिचुअली इतना ज्यादा हो गई थी क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ही किए हैं ज्यादा, और फिर ऐसे लगने लगा कि सब वेस्टेज है। कुछ नहीं, हम क्यों कर रहे हैं ये सब। तो मैं मेरे एक जीवन का अनुभव बताता हूँ। अपने सीकर से उस्ताद सुल्तान खां हूँ जी, ठीक है। तो बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट द चांस। हमारी 3 ही मुलाकात हुई थी और हमारा प्रेम भाव बड़ा प्रगाढ़ हो गया उन 3 मुलाकात में। तो दूसरी बार जब वो सीकर आए तो उन्होंने मेरे को फोन किया कि आजा, अपने को कहीं चल के आना है जी। तो अपने पुश्तैनी मकान पर एक जाटी के पेड़ के नीचे बैठे थे, गर्मी का मई का महीना, और वो जनरली 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में ही रुकते हैं, उनके फॉरेन
टूर्स बहुत होते थे, तो अपनी चारपाई पे बैठे थे, मैं गया, मैंने पैर छुए और मैंने कहा कि चलते हैं। तो वो नंगे पांव उठ के चल पड़े और गाड़ी में बैठ गए। मैंने वो चप्पल उठाई और गाड़ी में रख दी। 20-25 मिनट बाद में उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के पूछा कि कैसा है। तो मैंने कहा कि ये क्या था, 35-40 मिनट का जो समय निकला है, मैं जाके वहां भी बैठा हूँ, आप यहाँ भी आए हैं। तो इट वॉज ट्रांस लाइक सिचुएशन। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि आई वॉज लॉस्ट, सम लिरिक्स वर गोइंग ऑन इन माय माइंड। तो आप बाहर क्या हो रहा है उसका कोई अनुभव नहीं। हाँ, उसका आपको कोई अनुभव नहीं है। और ये मेरे जीवन का कलाकार के साथ पहला अनुभव था कि साधु महात्मा घंटों अपना साधना करते हैं, उस दिशा में जाते हैं। कलाकार भी उसी साधना के पथ पर चलकर ही वहां पे पहुंचता है जी। और ये एक अलग तरह का अनुभव है। तो वहां पे पहुंचना, वापस आना और यहाँ के सारे काम करना और फिर उस स्थिति में जाने की जो तैयारी है, वो भी एक अलग संघर्ष कलाकार के लिए है। जब मैं अकेले बैठी, मतलब अपने क्लास में, इंस्टीट्यूट में, तो आई विल जस्ट फील कि मैं बहुत कनेक्ट हो गई बैठे बैठे। शिवोहम शिवोहम। तो उसके बाद ऐसे लगा कि कुछ भी नहीं है भी और नहीं भी है। मतलब ये बड़ी डीप कन्वर्सेशन है आई थिंक। तो भैया पूछते तुम क्या सोचते रहते हो? मैंने कहा मुझे पता नहीं मैं क्या सोचती हूँ, बट वो जो आनंद की अवस्था है वो इतनी डीप है, इतनी गहरी है। और नृत्य और संगीत ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और एक कलाकार नृत्य तभी कर सकता है अगर संगीत है, और संगीत के बिना नृत्य भी कैसे हो सकता है। तो दोनों जुड़े हुए हैं और ये इतना बियॉन्ड है, इतना सारा है कि आप मतलब इतना सा भी अगर आप कर पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो, तो आई थिंक आप पे ऊपर वाले की कृपा है। आजकल बहुत सारे बच्चे अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो आप उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और अगर डगमगाते भी हैं तो उनके साथ खड़े रहें हमेशा। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपने बच्चे का कंपैरिजन ना करें किसी और बच्चे के साथ। सबसे पहली बात ये है। और बच्चा जिस दिशा में जा रहा है आई थिंक वो अपना बेस्ट ही करेगा, तो उसको यही मोटिवेशन देना सबसे पहली जो चीज है पेरेंट्स की, वो बहुत मायने रखती है सर। और लाइक आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, और मैं अभी भी उसकी छोटी छोटी चीजें नोटिस करती हूँ। और शी इज लाइक वेरी लाइक फियरलेस नाउ। और मैंने कहा ठीक है, ये ऐसे ही गिरेगी संभलेगी, गिरेगी संभलेगी, तो लेट्स गो विद द फ्लो। मैंने भी इंटरेक्ट किया आपकी बेटी के साथ, तो मैंने ये एग्जैक्टली ये ही पाया कि शी इज फियरलेस। और ये काफी मतलब फियरलेस होना इस एज में नॉर्मल है, लेकिन अगर फियरलेसनेस लंबे टाइम तक रह जाए तो वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत बड़ा वेपन बन सकता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमें कुछ ना कुछ डर सताने लगते हैं और हम अपनी जो स्वाभाविक प्रकृति जो है या जो हमारे स्वाभाविक गुण है, जो हमारी स्किल्स हैं, हमारा जो कॉम्पिटेंस है, टैलेंट है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ये जो डर आपकी यात्रा के दौरान आपके रहे, आपने उनको ओवरकम किया, यहाँ तक बहुत ही सुंदर यात्रा आपकी रही। तो ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको आप कैसे ये समझाएँगे कि इन डर से, संदेह से निकल के आगे बढ़ना है? सर हर्डल सबकी लाइफ में आएंगे,
और छोटे बच्चे आई थिंक कहते हैं ना बच्चों में भगवान बसते हैं और हम भी उसी में से निकल के आए हैं और उनको मोटिवेट करते रहें सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि घर में किस तरह से हम रहते हैं बच्चे उसी वातावरण को फॉलो करते हैं सर। और बच्चे बहुत भोले होते हैं, उनको जिस तरफ आप मोल कर दो। करो तो वो उस तरफ हो जाता है क्योंकि स्कूल में जाना, स्कूल में अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है, एनवायरनमेंट होता है। तो आई थिंक बच्चे को खुद चूज़ करने दो, वो क्या करना चाहता है, सबसे पहले। तो उस चीज़ में उसका सहयोग दो, अगर वो नहीं कर पाता है, तो यू कैन लाइक आप उसको और मोटिवेट कर सकते हो कि चलो लेट्स चेंज द पाथ। अगर आपको इस चीज़ में नहीं लग रहा है, तो आप चेंज करके देख लो कि डगमगाना नहीं है। ओके। तो अगर डगमगा गए तो फिर आपको फिर कुछ मुश्किल है। फिर मुश्किल है। और आई थिंक जीवन है, जीने के लिए मिला है और जीना है बस। ये नहीं सोचना है कि आई एम अ फेलियर, मैं ये नहीं कर पाया। आई थिंक ये तो मैं समझता हूँ कि कंपैरिजन से ये चीज़ें आती हैं। आती हैं। अगर इंडिविजुअल अपनी जर्नी को देखें, जहाँ से हम आए हैं, वहाँ से यहाँ तक की यात्रा में तो हम सारे ही सक्सेसफुल, सारे ही सक्सेसफुल सफल हैं। बिल्कुल, लेकिन जब हम दूसरों से उसको कंपेयर करते हैं, तो बिल्कुल। हमें ये लगता है कि ये कम रह गया और वो कहीं न कहीं परिवारों से, समाज से आता है। आ ही गया और वो परेशानी भी दे रहा है। आता है सर, मुझे भी होता है पर्सनली। अगर मैं बोलूँ, मैं आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। हाँ, सबके तो साथ आई थिंक सबके साथ होता है कि अरे मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन ये क्यों कहना है? हुँ, आप जहाँ पे हो शायद बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि अरे इसने ये कर लिया, वहाँ तक की यात्रा मैं नहीं कर हाँ, पाया। तो आई थिंक फिर मुझे उनको मोटि मैं मुझसे कोई पूछता है, दीदी आप कैसे कर लेते हो? कोई भी पूछता है, तो मैम आप कैसे कर लेते हो? मैंने कहा मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ हुँ, और इसको करने से हम मर थोड़ी जाएँगे। हुँ। वो तो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ। वो जब जो होना है वो होना ही है और जिसने जो करना है वो करके ही जाएगा। बस जीना है। पिछले इतने सालों के अनुभव में मैंने ये देखा कि स्पेशली गर्ल चाइल्ड के साथ एक नया चैलेंज जुड़ जाता है। हुँ, चाहे वो कन्वेंशनल करियर ऑप्शन भी चूज़ कर रही है और उसको यहाँ से दूर जाना है ना? विदेश पढ़ाई करने जाना है या राजस्थान से बाहर जाना है। हुँ, हुँ, तो मैंने ये अनुभव किया कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, हुँ, जिसमें से बेटा भी मेरे पास स्कूल में है, बेटी भी है, हुँ। 2 साल का अंतर है। जब वो डिसीज़न बेटे के लिए लेना है, तो पेरेंट्स बड़े भावुक हो जाते कॉन्फिडेंस हैं। से हुँ, उसके साथ खड़े हैं। हुँ, लेकिन अगर गर्ल चाइल्ड को वो लेना है, हुँ, तो उसको हम बेंगलुरु नहीं भेजेंगे, हम उसको लंदन नहीं भेजेंगे। जबकि हमें ये दिखता है, हमने भी उस बच्चे को हाथों से पाला-पोसा होता है, 15 साल उसमें इन्वेस्ट किए होते हैं, तो हुँ, हमें ये साफ-साफ दिखता है कि इस बेटी को अगर सपोर्ट मिल गया, हुँ, तो ये अपने आप को प्रूव कर देगी। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है, मेरे को कई बार इंटरवीन करना पड़ता है। ये हालाँकि बहुत ही पर्सनल फैमिली मैटर होता है, लेकिन बच्चे के साथ 15 साल जब हमने बिता लिए, तो हमें उस लाइन को क्रॉस करके घर तक जाना होता है, पेरेंट्स को ये कहना होता है कि नहीं ये मैंने इसको 15 साल देखा है, आपके जो डाउट्स हैं, हुँ। उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को प्रूव करेगी। तो बीइंग अ फीमेल आपको भी वो सारे चैलेंज फेस करने पड़े होंगे। हुँ, तो गर्ल चाइल्ड को हुँ, हुँ, आप कैसे ये समझाएँगे या वो मैसेज कैसे पास ऑन करेंगे हुँ। कि ये एक एक्स्ट्रा संघर्ष है लेकिन डटे रहना है? सर फीमेल के लिए तो बहुत चुनौतियाँ हो जाती हैं और आई थिंक ये हर फील्ड में है। हुँ, अ, पॉलिटिकल प्रेशर, फाइनेंशियल स्टेटस, जब हम पेरेंट्स के साथ होते हैं तो हमें इन सब चिंताओं की हम करते ही नहीं करते हैं, नहीं। बिल्कुल fearless होते हैं उस टाइम पे। लेकिन आई थिंक समय के साथ-साथ सारी चीज़ें जो हैं इंसान में अपने आप ही वो बदलाव आते हैं। आते हैं। तो परिवर्तन है, नियम है। हुँ, तो उसके साथ ही चलना आई थिंक ज़रूरी है और
आई थिंक डिपेंडेंसी ना हो। हम्म। तो इंडिपेंडेंट बनना ही आई थिंक अपने आप में एक खासियत है, लेकिन वो बिना परिवार के सहयोग से नहीं हो सकती। और इमोशनल हर होता है, हर कोई होता है। कलाकार तो बहुत ज्यादा होता है, हम इमोशंस तो नहीं है तो कलाकार ही नहीं है। हम तो छोटी-छोटी चीज़ों पे भावुक हो जाते हैं हाँ। सर। और मैं अकेली कई बारी मुझे ऐसा लगता है मैं रो क्यों रही हूँ? हम्म। व्हाई आई एम क्राइंग? मेरा ऐसा क्या है जो रह गया? हम्म। कई बार ऐसे सोचती हूँ, तो फिर ऐसे ऊपर देखती हूँ कि बस तू ही है, बस तू रह गया। हम्म। बाकी तो सब चल ही रहा है, हम्म। जैसे भी है। तो तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप अगर बाहर भी जाते हो पढ़ने के लिए, बहुत सारे हर्डल्स आएँगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी, लेकिन तय आपको ही करना होगा हम्म। कि आपको कैसे इस चीज़ को दिशा देनी है। आप गिरोगे भी, पड़ोगे भी, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो किसी के हम्म। भी बच्चे के साथ, लेकिन अ, जीना तो है। हम्म। वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता हम्म। किसी से। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट फ़ील नहीं करना। डिमोटिवेट होते हो, तो फिर आप खुद को ही दुःख पहुँचाते हो। हम्म। और आई थिंक फेलियर और सक्सेसफुल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और आपको उतना जितना आप एक्सपेक्टेशन, अगर आपको है कि मेरे को इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, हम्म। तो उसके लिए आपको फाइट तो करनी पड़ेगी। फाइट करनी पड़ेगी। तो अगर आप गए, नहीं गए, बिकॉज़ ऐसे नहीं चलेगा। You need to be the fighter, यस, and once you decide, you just stick to it कि ये करना है। करना है। तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा गिलहरी जो है वो गाड़ियों की चपेट में आकर मरती है, हुँ, क्योंकि हुँ, वो बड़ी इनडिसाइसिव होती है कि हुँ, इधर जाऊं या इधर जाओ। उधर जाऊं। हुँ, वंस यू टेक द डिसीजन देन यू जस्ट गो ऑन, बस उसको पूरा करना है। करना है। तो सिमरत कौर अपने 8 साल की सिमरत कौर को क्या एक चीज समझाएगी कि ये करना है और ये नहीं करना है, गोइंग बैक टू योर चाइल्डहुड, कि ये एक चेंज मेरी पर्सनालिटी में हुँ, हुँ। मैं कर लेती, मैं कुछ और अच्छा कर लेती। सर आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं ज़्यादा। हाँ, लेकिन मुझे जब मैं आफ्टर 13 इयर्स इस शो के ऊपर गई, हम्म। तो मेरा कोई डिसाइडेड नहीं था। बस ऐसे ही चलेगा, हाँ, मैं कर पाऊँगी। खुद भी कभी ऐसे लगता था, कर लेंगे यार, कोई बात नहीं है। ऐसे खुद को एप्रिशिएट कर लिया। ठीक है, जैसा कराएँगे कर लेंगे। अब करना तो है। टीवी पे आना है तो कैसे भी तैसे करके लेट्स डू इट। तो किया। और कई बार डगमगाते हैं हम, हम्म। कई बार समझ नहीं पाते हैं। हम्म। तो फिर अभी ऐसा लगता है, ये करियर किसने चूज़ किया? मैंने चूज़ किया। हम्म। पेरेंट्स ने सपोर्ट कर सकते हैं, पढ़ाई मैंने करी इसमें, अभी तक चल रही है, अभी तक सीख रहे हैं और करना ही है, करना ही होगा। हम्म। उस किए बिना आपको सुबह वॉक पे जाना है, आपको जाना ही पड़ेगा। हम्म। ऐसा नहीं है कल कर लेंगे, हम्म। आपको जाना है तो जाना ही पड़ेगा। आपके सामने सब सीखने आ रहे हैं, तो सिखाना ही पड़ेगा। घर गृहस्थी है, सँभालनी ही पड़ेगी। बच्चा है, देखना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इंटरेस्टिंग। कोई ऑप्शन नहीं। आप या तो आर हो या फिर पार, या फिर लगे रहो। हम्म। तो अब आपके पास तो जहाँ तक मुझे ध्यान है 5 से लेके और 20-22 साल की उम्र तक के बच्चे सीखने के लिए आते हैं। जी। तो ये जो नई जनरेशन है हुँ। उसमें वो डेडिकेशन आप देख रहे हैं?
सर कुछ में है, हम्म। कुछ में नहीं भी है। आई थिंक दे डोंट वांट टू लर्न कि हमको ये लंबा संघर्ष नहीं करना है और हमको तो बस वो रील, मुझे कॉल आते हैं कि मैम बस रील वाला डांस सिखा दो, 15 सेकेंड वाला रील बना के डालना है। रील बस। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो उनको कहीं पे इंस्पायर कर रहा है, उसके पीछे जो तैयारी है वो नहीं, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं नहीं है। करते अच्छा। एंड दे डोंट नो अबाउट कि हाउ टू गेट रेडी फॉर द स्टेज, हाउ टू वियर, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू टॉक। एक आर्टिस्ट का बिहेवियर किस तरह से स्टेज पे वो कैसा होता है और बैक पे वो कैसा होता है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब इतनी सारी ऑडियंस को फेस करना सामने, उस तरह से अपनी बात रखना, और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ कथक डांसर के लिए है, ये सबके लिए। सभी के लिए। तो जो स्टेज फियर होता है, कईयों को स्टेज फियर बहुत ज्यादा होता है, हाँ। मुझे भी फील हुआ आफ्टर लाइक शो पे। मैं इतना इस तरह से थी कि मैं यहाँ, आपने देखा होगा शायद, मैं जब से यहाँ आई हूँ तो लगी हुई थी कल्चरल एक्टिविटीज में, और मुझे लगा मैंने सब कुछ किया सीकर में, मतलब सब कुछ तो किया, तो ऐसा क्या है जो नहीं किया। हम्म। तो शो पे भी जाए, सो नाउ व्हाट्स न्यू। हम्म। तो अभी रील्स का जमाना है हम्म। और पीपल आर लाइक गोइंग क्रेजी 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 क्रेजी, अभी वो डांसर आ गया, अभी वो डांसर आ गया, हजारों हैं। आप कितना सीखोगे, कितना करोगे? आप सीखने की तो कोई सीमा नहीं है, सीख तो पाओगे, लेकिन अगर आप कॉपी करना किसी को शुरू कर दिया तो वो बहुत मुश्किल हो वो जाएगा। मुश्किल है। यू नीड टू क्रिएट योर ओन स्टाइल। अगर आपने एक अपनी स्टाइल एग्जैक्टली, क्रिएट कर ली, उसको स्टिक कर लिया, उस पे मास्टरी कर ली, तब तो बिल्कुल। कोई रास्ता बन जाएगा। लेकिन अगर हम्म, आपने इसको कॉपी किया, ये चल रहा है, इसको छोड़ा, ये पकड़ा, तो फिर वो मुश्किल, नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। कई बार मुझे ऐसे लगता था कि मैंने कई स्टूडेंट्स को बोला भी, मतलब बोला नहीं, मन में ही बोला, मैंने कहा जितना मर्जी घूम के आओ आना वापस यही है, बेसिक्स पे। बेसिक्स पे आना जहाँ मर्जी घुमाओ, हाँ। दुनिया दिखाओ, जब तक बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है, ये बिकॉज अपने लिए भी सही है। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स कितने ही आप उड़ान भरो, आना आपको बेसिक्स बेसिक्स पे पे ही ही है। है। ग्रेट। तो स्टिल आई एम इन द सर्च ऑल्सो कि ऐसा क्या छूटा, कुछ भी नहीं है। बस आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, और थोड़ी शांति और धैर्य और पेशेंस का काम है जिंदगी भी, और कोई भी, किसी भी आप फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, अगर आपने अपना पेशेंस खो दिया तो फिर यू कांट डू एनीथिंग। इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को जीता है उसके बारे में भी जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप नन्हे कलाकारों को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। थैंक यू।